हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म पे विच इज़ PW क्यूरियस जूनियर, जहां मैं सोनाक्षी त्यागी ग्रेड 5 के बहुत ही प्यारे और क्यूरियस बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं विच इज़ लाइट एंड साउंड, जो आप अपने सामने देख सकते हैं। सो बेसिकली इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में हमारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ एज अ सपोर्ट सिस्टम रहने का है कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आप ये एग्जाम्स अकेले दे रहे हैं। वी आर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टेप आपके साथ ही हैं, आपके सपोर्ट में हैं। आप लोगों को कभी भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन वेरी वेल रीच आउट टू अस, राइट। एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न कि हम ये एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां हमने कोशिश की है उन टॉपिक्स को कवर करने की जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले फाइनल एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। सो क्विकली देख लेते हैं आज के इस सेशन में हम क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन टू लाइट इटसेल्फ, दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है, द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं इस रोशनी को हम तक पहुंचाने के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड हाउ डिफरेंटली दे बिहेव विद लाइट, राइट। वो लाइट के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को क्या कितनी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है, एंड देर वाई देर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स विच आर एबल टू फॉर्म a shadow. Why not all the objects are able to do that? And how is this shadow formed? And what exactly do we mean by this shadow? Right? Then we will learn about sound, कि sound क्या होती है, ठीक है, इसके पीछे की साइंस क्या है, हाउ इज इट बीइंग प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे ट्रैवल करती है, किन किन चीज़ों के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, एंड वी एज ह्यूमन बींग्स हाउ आर वी एबल टू हियर दीज दो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस, राइट। आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी डिफरेंट साउंड्स सुनाई देती हैं, तो कैसे हम सुन पाते हैं, ठीक है। देन सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स और सर्टेन terms related to sound which you should all be knowing, and then we will move on to the quiz, यानी कि हम quiz questions पे जाएंगे, ठीक है। तो moving ahead with the very first part, जहाँ पे हम introduce करते हैं लाइट को ही, ठीक है। तो लाइट के बारे में अगर हम बात करें बेटा, लाइट इज समथिंग जो हमारे चारों तरफ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मौजूद होती है, राइट, एंड इट इज द वेरी बेसिस ऑफ अस बीइंग एबल टू यूज आवर आईज एंड सी द ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग वर्ल्ड दैट वी हैव अराउंड आवरसेल्व्स, ठीक है। तो अगर लाइट को बहुत ही सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए, सो लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा है, ठीक है, एक तरीके की एनर्जी है जो कि हमारी आंखों को ये क्षमता देती है काम करने की ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। आवर आईज ऑन देयर ओन कैन नॉट परफॉर्म द टास्क ऑफ सीइंग, दे नीड द एनर्जी फ्रॉम द लाइट सो दैट दे कैन सी, right? So secondly, this energy from light helps us to see the world. First important point being, ये एक टाइप की एनर्जी है। दूसरा, हमारी आंखों को काम करने की क्षमता देती है, क्या काम, देखने का काम, राइट। थर्डली, आपको पता होना चाहिए दैट लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो ये वेव हमने दो हिस्सों में बांटी हुई है, राइट। दिस वेव हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो ये एक कैटेगरी में आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है EM वेव्स का भी। और वहीं पे एक दूसरे तरीके की भी वेव्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, जो हम आगे चल के साउंड में पढ़ेंगे। साउंड बेसिकली एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स का, लेकिन अभी हम लाइट पर हैं तो हमें फोकस करना है दैट लाइट बेसिकली इज अ टाइप ऑफ वेव एंड दैट टू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने ट्रैवल के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस अबाउट electromagnetic waves. That is the reason कि light can travel through solid, through liquid, through gas and even through vacuum. That is the reason that in space the astronauts are able to see each other. We are able to see the entire space, the entire universe. बट आप देखेंगे कि हम साउंड में पढ़ेंगे कि हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती। उसके पीछे रीज़न है कि वो मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। व्हेन वी विल कम ऑन साउंड वी विल लर्न अबाउट दैट।
राइट। सो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरीके की वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। ऑल्सो जब लाइट को और बारीकी से पढ़ा गया, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो पता चला दैट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कई बार साइंटिफिकली कहते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, इसे हम कई बार बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन या मूवमेंट, रेक्टिलीनियर मूवमेंट भी कह सकते हैं आप, राइट। तो लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट path in most cases, but definitely light can also bend. Bending of light को हम एक बहुत ही different term से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं refraction, जिसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब आपने पेंसिल पानी की बाल्टी में कभी डुबाई हो, तो आपको लगता है कि पेंसिल ना हल्की सी टेढ़ी हो गई। पेंसिल थोड़ा ना टेढ़ी हुई है, जब आप उसी पेंसिल को वापस निकालते हो, यू कैन सी दैट इट्स शेप, इट्स साइज इज रिटेन्ड, बट अगेन व्हेन यू पुट इट इनसाइड द वाटर, यू सी दैट इट इज स्लाइटली बेंडेड, राइट, इन अ वेरी ट्विस्टेड मैनर. सो दैट इज नथिंग बट द लाइट गेटिंग बेंट बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो जब भी लाइट मीडियम्स को चेंज करे, एयर से वाटर में जाए, वाटर से एयर में आए, इस वजह से बेंड भी करती है. तो ये आप स्टार करके लिख सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में तो नहीं, कई बार बेंड भी कर सकती है, बेस्ड ऑन व्हाट सिचुएशन आर वी टॉकिंग अबाउट. और उस केस में हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होना. ठीक है, अब अगर आगे चलें तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ हमें जिन जिन ऑब्जेक्ट्स या जिन जिन सोर्सेज के थ्रू लाइट मिल रहा है, वो सोर्सेज बनाए किसने हैं. क्या वो सोर्सेज हमें नेचर ने गिफ्ट किए, या वो सोर्सेज इंसानों ने खुद अपने यूज के लिए उन्हें बनाया गया है. ठीक है, उन्हें बनाया है, राइट. सो इन दैट केस वी हैव डिवाइडेड द सोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट बीइंग द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि द वंस व्हिच हैव बीन मेड बाय नेचर, जिन्हें नेचर ने ही बनाया है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट. फॉर एग्जाम्पल सन हो गए, स्टार्स हो गए, फायरफ्लाइज हो गए, और भी बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसे आप जानते होंगे कुछ जेली फिशेस भी होती हैं जो कि ग्लो करती हैं, बहुत सी अलग तरीके की फिशेस भी होती हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्म्स भी होते हैं, ग्लो वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस, जो कि सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, और वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है क्योंकि उन्हें नेचर ने बनाया है, राइट. वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे सोर्स की, तो वो है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि दीज आर ह्यूमन मेड, इसे इंसानों ने बनाया है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं था. The humans have made these sources of light, which could be candle, which could be lamp, tube light, bulb, torch, कुछ भी उसका लेजर हो सकता है, राइट. तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो आपको पता होनी चाहिए. बेसिक डिफरेंशिएशन है, नेचर ने बनाया तो नेचुरल, और इंसानों ने बनाया तो आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड, राइट. मेन जो बात आती है वो आती है कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हुए किस तरीके से लाइट के साथ बिहेव करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. क्या वो लाइट के साथ दोस्ती करके उन्हें पूरी लाइट को अपने थ्रू जाने देते हैं, आर पार जाने देते हैं. तो इन दैट केस ऐसे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब आप बाहर मौजूद किसी चीज को देखोगे तो आपको इतनी क्लियरली इमेज नजर आएगी, राइट. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का. वहीं हमने देखा कि दूसरे तरीके के भी ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर इमेज नजर तो आई लेकिन काफी हद तक ब्लर्ड नजर आई, यानी कि धुंधली इमेज नजर आई. तो इसका मतलब कि कुछ लाइट को तो इन्होंने रोका है, पूरी लाइट से दोस्ती नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी लाइट से दोस्ती की. और वहीं अगर हम थर्ड तरीके के ऑब्जेक्ट्स को देखें, ओपेक, तो यहाँ तो कोई इमेज नजर ही नहीं आई, यहाँ तो बिल्कुल ही कोई इमेज नहीं बनी, राइट. कोई आपको नो इमेज सीन ऑन द अदर साइड, राइट. दूसरी तरफ आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो इसने तो बिल्कुल ही लाइट को नहीं जाने दिया, बिल्कुल ही लाइट से कट्टी कर ली, है ना. तो ये हो क्यों रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग. अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सो व्हेन, जब यहाँ से लाइट सोर्स, जो यहाँ पे लाइट सोर्स है, और उससे लाइट जब बेसिकली हिट कर रही है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को, जो आप अपने सामने यहाँ देख सकते हैं, तो ये पूरी लाइट को ब्लॉक कर रहा है. ठीक है, इसने पूरी लाइट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो इस तरफ लाइट आ ही नहीं पाई, और इसीलिए आपको दूसरी तरफ का कुछ भी नजर नहीं आया, राइट. उसने ब्लॉक कर दिया. वहीं अगर हम बात करें दूसरे तरीके के ऑब्जेक्ट्स का, जो कि होते हैं ट्रांसलूसेंट,
तो यहाँ लाइट सोर्स ने लाइट प्रोड्यूस तो की, लाइट भेजी तो, लेकिन सिर्फ कुछ ही लाइट आ पाई, ओनली सम लाइट कुड पास थ्रू, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेज थी, लेकिन इस तरफ सिर्फ 4 ही रेज आ पाई, है ना, और वो भी आड़े तेड़े डायरेक्शन में गई है ना। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई, इमेज तो फॉर्म हुई लेकिन वो थोड़ी सी ब्लर्ड फॉर्म हुई, ठीक है, क्लियर नहीं थी। और वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे तीसरे तरीके के ऑब्जेक्ट्स का जो कि होते हैं ट्रांसपेरेंट, तो जितनी लाइट इस तरफ सोर्स ने भेजी है उतनी ही लाइट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल करके पहुंच गई। ऑल लाइट कैन पास थ्रू, ऑल लाइट कुड पास थ्रू। इन दैट केस यू आर एबल टू सी क्लियरली ऑन द अदर साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल आप खुद अपने सामने अभी देख सकते हैं, मेरी आंखों के और कैमरा के बीच में आई हैव माई स्पेक्टिकल्स जिसमें लेंसेज लगे हुए हैं, बट आई एम एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली ऑन द अदर साइड थ्रू दीज लेंसेज इटसेल्फ। तो यानी कि लेंसेज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ग्लास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका बटर पेपर हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका ट्रेसिंग पेपर हो सकता है एग्जाम्पल, इसी में आपका स्मोक्ड या फ्रॉस्टेड ग्लास भी हो सकता है, यानी कि वो ग्लास जिसमें धुआं जमा हो गया हो या फॉग जमी हो गई हो, मिस्ट जमी हो गई हो, है ना, उसके थ्रू भी कई बार नहीं क्लियरली नजर आता, राइट। और वहीं अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट की, तो भाई ये तो आपको सबसे कॉमनली नजर आते हैं अपने चारों तरफ। आप वो टेबल देख लीजिए जिस पे बैठ के आप पढ़ते हैं, वो चेयर देख लीजिए जिस पे आप बैठते हैं, राइट, द बेड ऑन विच यू स्लीप, द नोटबुक ऑन विच यू राइट, right, the pen or the pencil which you use to write on that notebook, all of these are nothing but examples of opaque objects। और यही वो objects हैं ultimately जो पूरी पूरी लाइट को ब्लॉक करके उनकी शैडो या उनकी परछाई बनाते हैं। इसीलिए हर ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको शैडो बनती हुई नहीं नजर आती, क्योंकि शैडो तभी बनेगी, एक डार्क एरिया तभी बनेगा जब लाइट को रोका जाएगा। जब लाइट को आर पार जाने दोगे तो शैडो कैसे बन जाएगी। सो इन दैट केस हमारे लिए भी समझना जरूरी है कि शैडो क्या होती है, राइट। सो शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट blocks the path of light, and in that case this object should either be an opaque object। in most cases opaque object की जो shadow बनती है one of the sharpest shadows होती हैं, ठीक है, right। तो या तो वो object आपका opaque object होना चाहिए या ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी एंटायर लाइट को तो पास नहीं होने दे रहे, थोड़ी सी लाइट को तो वो भी रोक दे रहे हैं। तो जितनी लाइट को उन्होंने रोका उसमें भी वो शैडो बना देंगे, लेकिन वो उतनी शार्प नहीं होगी जितनी एक ओपेक ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, राइट। नाउ कंडीशंस क्या होती हैं एक शैडो को बनाने के लिए। पहली ये कि एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ये सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट इन मोस्ट केसेस ओपेक होना चाहिए या फिर वो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। एंड तीसरा केस एक स्क्रीन होनी चाहिए जो कि एक वॉल के फॉर्म में हो सकती है, ग्राउंड के फॉर्म में हो सकती है, एक ब्लैक चार्ट पेपर के फॉर्म में हो सकती है, जहां पे शैडो बने। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं पिंक कलर की टी शर्ट पहन लूं और मेरे सामने कोई लाइट सोर्स है, बिकॉज आई माई सेल्फ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट, मैं लाइट को अपने आर पार तो नहीं जाने देती, तो मेरी जो परछाई बनेगी मेरी पिंक कलर की टी शर्ट की, वो पिंक बनेगी या ब्लैक। सो इट विल ऑलवेज बी ब्लैक, राइट। इन मोस्ट केसेस जो शैडो कलर है दैट रिमेन्स ब्लैक, डजंट मैटर ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, वो ब्लैक ही रहती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस, राइट, वो ब्लैक ही रहती है, ठीक है। तो शैडो का कलर ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। ऑल्सो आपने देखा होगा दैट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आपको शैडोज अलग अलग साइजेस की नजर आती हैं। इनफैक्ट आप ये खुद एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। आप एक ऑब्जेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स को पहले बिल्कुल ही पास ले जाइए और फिर धीरे धीरे दूर करते जाइए, तो उसकी जो शैडो में आपको शैडो की शेप और साइज में आपको साइज में बेसिकली जो चेंज नजर आएगा आप वो एक बार नोटिस कीजिएगा। सो जैसे कि डिस्टेंस
बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, यानी कि जब आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, इन दैट केस साइज ऑफ द शैडो डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो जितना दूर आप लाइट सोर्स को रखोगे एक ऑब्जेक्ट से, उतनी ही छोटी उसकी शैडो बनती है। सिर्फ यही नहीं, कहीं बार एंगल, यानी कि किस एंगल या किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो भी डिटरमाइन करता है कि क्या साइज रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस का रोल नहीं होता, जो आपको मॉर्निंग, नून एंड नाइट में डिफरेंस नजर आता है। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग टाइम में भी आपको परछाई के डिफरेंट साइजेस नजर आते हैं। But that is not only because of the distance between the source of light and the object, that is also because of the angle, किस direction से light आ रही है। तो आप जनरली देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में आपको परछाइयाँ रिलेटिवली लंबी नजर आएंगी एज कंपेयर टू नून टाइम। ठीक है, 12 बजे के आसपास अगर आप दिन के 12 PM के आसपास अगर आप देखोगे तो आपको दोपहर के टाइम नजर आएगा कि शैडोज ना थोड़ी छोटी हैं, और जैसे जैसे शाम पास आएगी तो वही परछाई आपको लंबी होती हुई नजर आएगी। ठीक है, साइज में, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच हैव बीन डन इन आवर डेली लाइव्स। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लाइट चैप्टर, नाउ वी विल मूव ऑन टू द साउंड, और हम दोनों ही चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है ना वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में क्विज की तरह करेंगे। ठीक है, तो अब अगर साउंड की बात करें बेटा, तो जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा ही है विच इनेबल्स अस टू हियर। लाइक लाइट हेल्प्स अस टू सी, साउंड हेल्प्स अस टू हियर, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो हमारे कानों को ये क्षमता देती है कि वो सुनने का काम कर सकें, राइट। साउंड के अगर प्रोडक्शन की बात करें, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखा रहे हो। कैसा मूवमेंट? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी कि कभी तो आगे जाते हैं, कभी तो पीछे जाते हैं। पार्टिकल्स अभी समझाती हूँ। आप अपने चारों तरफ अगर मौजूद सामान को देखें, एवरीथिंग इंक्लूडिंग यू इज मैटर। वाई? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम वाई आर यू सेइंग दैट इज मैटर? सो टू एनीथिंग टू बी कैटेगराइज्ड एज मैटर, इट शुड हैव टू थिंग्स। फर्स्ट बीइंग इट शुड हैव अ मास। अभी के लिए आप मास और वेट को एक जैसा ही समझ लीजिए, वजन होना चाहिए। सेकेंडली इट शुड ऑक्यूपाई सम अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि अगर उसके पास वजन है और वो एक जगह घेर रहा है तो वो मैटर है। ठीक है, एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ tiny little particles which we are not able to see through our naked eyes, but they are definitely there. और यही पार्टिकल्स जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स व्हेन दे वाइब्रेट, यानी कि कभी वो पीछे की तरफ जाते हैं, कभी वो आगे की तरफ जाते हैं, कभी वो पीछे की तरफ जाते हैं, कभी वो आगे की तरफ जाते हैं। सो दिस वाइब्रेशन बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। एंड व्हेन दे आर मूविंग, ये इस एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से एनर्जी ट्रैवल होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि साउंड कैन ट्रैवल इवन दो आपके घर के किसी एक कोने में अगर साउंड प्रोड्यूस की भी जा रही है, आपको एंटायरली डिफरेंट कोने में भी वो आवाज सुनाई देगी, क्योंकि साउंड वहां से चलते 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 आपके कानों तक आई है, इसी वाइब्रेशन मोशन की वजह से ऑफ पार्टिकल्स, राइट। ठीक है, राइट। सो मूविंग अहेड, अब जैसा मैंने आपको बताया था दैट लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ऑल्सो ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड भी एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन ये किस तरीके की वेव है? एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स में भी ना बेटा कई बार क्या होता है कि लेट्स सपोज साउंड एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करें, ठीक है, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी, जैसे कि रेलवे की पटरियां होती हैं, और एल्स दे माइट ट्रैवल की लेट्स सपोज एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है और पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करें, यानी कि 90 डिग्रीज। ठीक है, साउंड के केस में फर्स्ट सिनेरियो होता है,
यानी कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, लॉन्जिट्यूडनली ट्रैवल करती हैं। यानी कि अगर ये साउंड एनर्जी है तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। यानी कि उसी दिशा में जिस दिशा में साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है, पैरेलल होगा, जैसे कि एक रेलवे की पटरियां होती हैं, राइट। नाउ बिकॉज साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, तो इस वजह से क्या होता है कि इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, उसे एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। अनलाइक लाइट जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम सब चीजों के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड को एक मीडियम की जरूरत है। याद करो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, पार्टिकल से। पार्टिकल ऐसा क्या करता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन। वैक्यूम में क्या कोई पार्टिकल्स होते हैं, नहीं। अगर पार्टिकल्स नहीं तो वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं। तो डेफिनेटली साउंड विल नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, राइट। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, but never vacuum, never the space. That is why in the outer space, astronauts can see each other, but they are not able to hear one another. आवाजें नहीं आती, इसलिए उन्हें एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं जो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल स्पेस में पार्टिकल्स नहीं है, इट इज एंटायरली वैक्यूम, राइट। अब जब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ 3 ही रास्ते बच गए साउंड के लिए ट्रैवल करने के लिए, या तो वो सॉलिड के थ्रू करे, या वो लिक्विड के थ्रू करे, या गैसियस मीडियम के थ्रू करे। तो अब इन तीनों में बात ये आती है कि फास्टेस्ट स्पीड, सबसे ज्यादा तेज साउंड कौन से मीडियम में जा सकता है। सो बिकॉज सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको यहां नजर आ रहा है, पार्टिकल्स इतने क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड हैं कि वाइब्रेशन का एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होना बहुत आसान है, उन्हें हार्डली ही कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो आप देखो, साउंड अगर इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हुई, यहां तक आने में उसे हार्डली ही कोई टाइम लगा, है ना। तो सॉलिड से फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट स्पीड कहां होती है साउंड वेव की, इन सॉलिड, राइट। वहीं अब आप लिक्विड पे आ जाओ। अब आप देखो यहां पे स्पेस कितना बढ़ चुका है बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स। तो इस पार्टिकल को इस पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अ सॉलिड मीडियम, है ना। तो यहां जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, इट विल बी अ लिटिल स्लोअर, राइट। वहीं अगर आप तीसरे मीडियम पे आ जाओ विच इज गैस, यू सी द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स, और इतना ज्यादा स्पेस है कि एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक आने के लिए काफी टाइम लगेगा एनर्जी ट्रांसफर में। एंड दैट इज व्हाई द स्लोएस्ट स्पीड एग्जिस्ट इन द गैसियस मीडियम एज फार एज अ साउंड वेव इज कंसर्न्ड, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। और एक फैक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि लाइट की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज वे मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। इनफैक्ट लाइट जितनी स्पीड से कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, अभी तक तो कोई नहीं पाया गया है। in near future we might be able to create such things, we don't know, or we might be able to find such things, right? So speed of light is the fastest, ठीक है। चलो moving ahead, अब बात ये आती है that we have understood that what is sound, how is it traveling, in which form is it traveling, and through what all things it can travel, right? हम कैसे सुनते हैं इन डिफरेंट साउंड्स को, हमारे अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो हमें अलाउ करता है इन साउंड्स को सुनने के लिए। सो वी हैव आवर ब्यूटीफुल ईयर्स, राइट, जिसके आपको मेनली 3 हिस्सों में, हमने अपने कानों को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो अगर हम इन 3 हिस्सों की बात करें, वो बेसिकली क्या क्या है, एक आपका आउटर ईयर है, ठीक है, एक आपका इनर ईयर है, सॉरी इनर से पहले आपका मिडिल ईयर आएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। सो एज आई वाज सेइंग, एक आउटर है, ठीक है, एक आपका मिडिल ईयर है और एक आपका इनर ईयर है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट हिस्सों में हमने अपनी ईयर को बांटा हुआ है। आउटर ईयर की बात करें तो जितने भी पार्टिकल्स जो अगर आप देखो इस इमेज में, दिस मैन इज ट्राइंग टू प्ले दिस ड्रम सेट, राइट। तो यहां मौजूद एयर में पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए,
ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इस आउटर ईयर में जो आपको यहां नजर आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज द ऑरिकल और द पिना, ये जो आपको आउटर ईयर नजर आता है, क्यों इसका सरफेस इतना ज्यादा है? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सके, साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सके। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करे? ये ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द मिडिल ईयर। देख रहे हो ये पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल होते हुए जा रहे हैं, और इस छोटे से मेम्ब्रेन पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम, ठीक है, जिसे बेसिकली हम ईयर ड्रम बोलते हैं, राइट? इसे हम ईयर ड्रम का नाम हमने दिया है, जो कि ये इन साउंड पार्टिकल से वाइब्रेशंस कलेक्ट करता है, ठीक है, इट कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस, ठीक है। जैसे ही साउंड पार्टिकल्स इसे जाके हिट करते हैं, ये एक थिन शीट की तरह होता है, मेम्ब्रेन की तरह, और ये वाइब्रेट होने लगता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग। अल्टीमेटली व्हाट इट डज इज, जब ये मूव करता है तो द वाइब्रेशंस आर कैरीड टू द इनर ईयर। फिर फाइनली जाके ये वाइब्रेशंस इनर ईयर में पहुंचती हैं, और इनर ईयर में वाइब्रेशंस को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में विद द हेल्प ऑफ दिस स्नेल लुकिंग स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, ठीक है, जिसका काम क्या है? वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है ना, ये वाइब्रेशंस नहीं पढ़ सकती। इट कैन नॉट अंडरस्टैंड वाइब्रेशंस, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट? ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पढ़ पाती है, जो कि कॉक्लिया कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजता है, और फाइनली हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये पूरा इंटायर प्रोसेस होता है। हमें तो आवाज तुरंत सुनाई दे जाती है, बट अब आपको समझ में आया कि हाउ मेनी माइन्यूट स्टेप्स आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड बिहाइंड अस हियरिंग डिफरेंट साउंड्स, राइट? ये स्प्लिट सेकेंड्स में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का पूरा प्रोसेस आपके यहाँ सामने है। अब बात ये भी आती है बेटा, दैट हाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस साउंड। नाउ ऑल ऑफ यू मोस्टली बी अवेयर ऑफ दिस, और आपने ये स्ट्रक्चर खुद से नोटिस भी किया होगा, फील भी किया होगा। यू सी द मोस्ट प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑफ योर नेक, मोस्ट प्रोमिनेंटली अगर आप बॉयज में देखें हु आर टीनेजर्स और अंडरगोइंग प्यूबर्टी, उनमें आपको ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आता है। अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको हल्का सा ना वाइब्रेशन भी फील होगा बोलते हुए, ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज बेसिकली द लैरिंग्स, और जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स इन आवर बॉडी। जिसकी मदद से इसी वॉइस बॉक्स में ना दो इस तरीके के वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें बेसिकली अगर हम देखें वोकल कॉर्ड्स को अभी के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये वोकल कॉर्ड नंबर 1, ये वोकल कॉर्ड नंबर 2, राइट? इसके बीच का जो आपको ये स्लिट नजर आ रहा है, दिस स्लिट, दिस गैप दैट यू सी, ये पर्पसली बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, इन मोस्ट केसेस यू ओपन योर माउथ, सो द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड द स्पीड विद विच इट ट्रेवल्स इनसाइड आवर बॉडी, वो इतनी तेज होती है कि जब वो इतने छोटे से गैप के बीच से ट्रैवल करके जाती है ना, इतनी स्पीड से, तो ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? एनी वाइब्रेटिंग बॉडी विल प्रोड्यूस साउंड, दैट इज हाउ वी प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। बहुत सिंपल कनेक्टिंग लिंक के फॉर्म में पढ़ोगे ना किसी भी चीज को, बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जितने भी अपवर्ड डिफ्लेक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट, यानी कि जो वेव का अपर पोर्शन होता है, और जो नीचे पोर्शन जाता है उसे हम कहते हैं ट्रफ्स, राइट? वेवलेंथ इज दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये आपको बताता है कि अगर दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स कितने एक दूसरे के पास थे, तो क्या वो रेरिफाइड वेव थी कि कंप्रेस्ड वेव थी? रेरिफाइड यानी कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, कंप्रेस्ड यानी कि जब वो बहुत ही छोटी से स्पेस में कंप्रेस्ड हैं, यानी कि वेव्स या ट्रफ्स या क्रेस्ट एक दूसरे के बहुत पास हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, राइट? सो एम्पलीट्यूड के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ कवर करेंगे। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करें बेटा, एम्पलीट्यूड बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब साउंड प्रोड्यूस हुई, वो आपको बताता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसे हम एक्सप्रेस, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? डेसिबल्स में। लिखते ऐसे हैं,
a smaller case d and an upper case b and decibels, right? इसकी यूनिट होती है ये। और आपको एम्पलीट्यूड और बताता भी क्या है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड, यानी कि वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, ये आपको जनरली एम्पलीट्यूड से पता चलता है। तो जितनी कम हाइट होगी उतनी ही क्वाइट साउंड है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही लाउड साउंड है। तो एम्पलीट्यूड आपको बताता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा, सो दीज आर द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। कंप्लीट वेव्स कितनी बनी एक सेकंड में, इन अ सेकंड, ये आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है। लेट्स सपोज इफ आई टेक अ रैंडम पॉइंट, इस रैंडम पॉइंट से कितनी कंप्लीट वेव्स होके गुजरी सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में, वो आपको बताएगी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसे हमने एक्सप्रेस किया एक यूनिट में विच इज कॉल्ड एज हर्ट्ज, रिटन एज HZ। ये डिटरमाइन करती है पिच ऑफ द साउंड, पिच बताती है, यानी कि कितनी पतली या कितनी हैवी वॉइस है, ठीक है। मोस्टली आपने इन जनरल देखा होगा दैट विमेन हैव अ वेरी श्रिल वॉइस, राइट। विमेन अगर आप देखें इन जनरल, दे हैव अ वेरी श्रिल वॉइस, यानी कि हाई पिच्ड वॉइस होती है इनकी, काफी हाई पिच्ड होती है, राइट। तो ये बेसिकली रीजन है उनके वोकल कॉर्ड्स का। वोकल कॉर्ड्स हमारे अंदर जनरली काफी पतले होते हैं एज कंपेयर टू मेन, उनकी काफी हैवी एंड ग्रफी वॉइस होती है, राइट, बिकॉज देयर वोकल कॉर्ड्स आर वेरी थिक, तो उनका मूवमेंट उतना नहीं हो पाता, राइट। तो अगर आप इस तरीके की वेव्स देखेंगे, जितनी ज्यादा वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस हुई उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि उतनी ही श्रिल आवाज या हाई पिच, और जितनी कम वेव्स यानी कि लो फ्रीक्वेंसी उतनी ही लो पिच यानी कि हैवी वॉइस, राइट। अगर इंसानों की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंसान के कानों की क्षमता जो फ्रीक्वेंसी सुनने की है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही लाई करती है। दैट इज ह्यूमन हियरिंग रेंज रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज। We as humans are not able to hear sounds below 20 or above 20,000 hertz. But that doesn't mean that sounds like those do not exist. They do exist in our nature, right? तो वो sounds जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं विथ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, जहां इंफ्रा का मतलब होता है समथिंग विच इज लेस और समथिंग विच इज प्रेजेंट बिलो, राइट। देयर आर सर्टेन एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, like shrews which are underground animals, ठीक है, which can hear these sounds। वहीं अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स की, तो उन्हें हमने कहा है अल्ट्रासाउंड, जहां अल्ट्रा का मतलब होता है समथिंग विच इज मोर और समथिंग विच इज अबव, ठीक है। तो साउंड्स विथ फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज। इस केस में जो एनिमल्स हैं बहुत सारे हैं, आपके बैट्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, डॉग्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स और लिविंग बींग्स विच कैन हियर साउंड्स अबव 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाजों को भी ये सुनने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। Now students, since we are done with both the portions of light as well as sound, as far as the most important concepts related to them are concerned, वो मैंने यहाँ cover करने की कोशिश की है, right? I really hope it helps you. But अभी आपकी learning पूरी तरीके से complete नहीं हुई। जो भी आपने पढ़ा पिछले कुछ देर में, आप कैसे समझ पाओगे कि आपको कितनी चीजें रिटेन हुई हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, राइट। तो बस इतना कीजिएगा कि जब आप वीडियो देख रहे हैं रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन में मैं आंसर दिखाऊं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर पहले खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल बी लुकिंग आउट फॉर योर आंसर्स, राइट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन। लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, सर्कुलरली, ट्रायंगुलरली, स्ट्रेट और कॉन्सेंट्रिक। कैसे ट्रैवल करती है लाइट, अगर हम लाइट की बात करें तो सो लाइट डेफिनेटली ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन मोस्ट केसेस, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। साउंड डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है अपने प्रोपोगेशन या अपने मूवमेंट के लिए। बी ऑप्शन, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर देन लाइट।
जो आवाज की गति है वो रोशनी की गति से ज्यादा है। सी ऑप्शन इज वी कैन हियर साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द मून। अगर हम चांद पे जाके कोई साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो हमें बहुत आसानी से सुनाई दे जाएंगी। डी ऑप्शन इज साउंड कैन ट्रैवल इन एयर। साउंड कैन ट्रैवल इन आवर एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एयर जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, so which is the correct one? You need to identify the correct one and definitely it is sound can travel in air. क्यों? क्योंकि बेटा देखो does not need a medium तो बिल्कुल भी नहीं, it does need a medium because it is first of all a type of mechanical wave and mechanical waves they do need a medium to travel. ठीक है, no it is not more, it is less than light. लाइट की फास्टेस्ट स्पीड होती है। नो यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड ऑन मून बिकॉज मून इज बेसिकली वैक्यूम, राइट, और वहां पे देर आर नो पार्टिकल्स। नो पार्टिकल्स यानी कि नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन यानी कि नो साउंड। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, राइट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो, स्मोक्ड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर एक ग्लास हो जहां पे बहुत सारा स्मोक जमा हो जाए, ठीक है, बहुत सारा स्मोक जमा हो गया है कि आप इसके थ्रू देख तो पा रहे हो लेकिन उतने क्लियरली नहीं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को किस किस कैटेगरी में रखोगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, ट्रांसलूसेंट, ओपेक या ऑल ऑफ द अबव? इन विच कैटेगरी विल यू पुट सच एन ऑब्जेक्ट? डेफिनेटली सच एन ऑब्जेक्ट विल बी पुट इन translucent object, right? यानी कि it allows some light to pass but not all of it. तो आप देख तो पाते हो बट आपको चीजें blurred नजर आती हैं, right? चलो, moving on to the next question. A shadow is formed on the dash side of the light source. अब ये क्वेश्चन आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे बेस्ड है। आपने खुद कई बार अपनी खुद की परछाई बनते हुए देखी होगी और भी बहुत सी चीजों की परछाई बनती हुई देखी होगी, तो आपको किस साइड पे शैडो नजर आती है? ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स, जहां पे लाइट सोर्स है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टी दिशा में, सेम यानी कि जहां लाइट सोर्स है वहीं पे दिख रही है, बोथ और ईदर ए और बी। ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, कहां नजर आएगी आपको शैडो? डेफिनेटली बेटा ऑपोजिट वे में ना, क्योंकि आप देखो अगर आपने लाइट सोर्स यहां रखा है, लेट्स सपोज एज अ लाइट सोर्स वी आर यूजिंग अ कैंडल, है ना, और मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ठीक है, ये बॉल है, दिस इज दी ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं कर रहा अपने थ्रू पास होने के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल, राइट। अब इसकी शैडो अगर मुझे चाहिए तो मैं इसकी शैडो कहाँ लूंगी? स्क्रीन पे लूंगी, है ना। तो शैडो कहाँ बन के तैयार हुई? यहाँ पे, यहाँ बनी शैडो, राइट, शैडो इधर बनी। अभी कलर चेंज है पर कलर चेंज होता नहीं है, वो ब्लैक ही होता है, मैंने बस डिफरेंशिएट करने के लिए। तो लाइट सोर्स यहाँ है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई ना शैडो जो बन के तैयार हुई, और वही हमारा आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What unit is used to measure the volume of sound? अगर हमें साउंड की वॉल्यूम मेजर करनी है तो हम किस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे या किस यूनिट से उसे रिप्रेजेंट करेंगे? द डेसिबल, द रिक्टर स्केल, द वेव और द मीटर। कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करोगे आप जब आपको वॉल्यूम बतानी है साउंड की कितनी वॉल्यूम है? यू विल डेफिनेटली यूज द डेसिबल बिकॉज बाय वॉल्यूम हियर वी आर मीनिंग द एम्पलीट्यूड और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, है ना। रिक्टर स्केल बेटा आपको बेसिकली अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक के उसके बारे में बताता है, ठीक है। अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। द वेव तो खैर साउंड वेव तो ट्रैवली वेव के फॉर्म में करती है। मीटर आपको जनरली डिस्टेंस के बारे में बताता है या लेंथ के बारे में बताता है, ये उसकी यूनिट होती है, ठीक है, राइट। चलो मूविंग अहेड, Which of the following is or are not always necessary to observe a shadow? इनमें, इन दिए गए ऑप्शंस में से हमने याद है पढ़ी थी 3 एसेंशियल कंडीशंस एक शैडो को फॉर्म करने के लिए, तो इनमें से अगर कोई नहीं भी होगी तो भी शैडो बन जाएगी, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये हो, राइट। क्या क्या ऑप्शंस हैं? सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट। व्हाट कैन बी द आंसर? एंड डेफिनेटली द आंसर इज सन। बेटा मैंने पहले भी कहा था सोर्स ऑफ लाइट होना जरूरी है, वो सोर्स ऑफ लाइट आर्टिफिशियल हो,
नेचुरल हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सन हो, टॉर्च हो, लेज़र लाइट हो, आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लाइट सोर्स होना चाहिए, एक स्क्रीन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट इन मोस्ट केसेस ओपेक होना चाहिए, तब जाके आपको एक शैडो अचीव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मटीरियल डज द साउंड एनर्जी ट्रैवल द फास्टेस्ट? साउंड वेव कौन से किस चीज में, किस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगी? ऑयल, वुड, एम्प्टी स्पेस और ऑक्सीजन? जल्दी से बताओ। बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है साउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, सो डेफिनेटली वुड, क्योंकि अगर वुड की बात करें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। वही अगर हम बात करें ऑयल की, सो ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड ऑब्जेक्ट, और हम जानते हैं कि यहाँ स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इट इज स्लोअर। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ अ गैसियस ऑब्जेक्ट और गैसियस सब्सटेंस, और यहाँ पे स्लोएस्ट स्पीड है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें एम्प्टी स्पेस की, तो एम्प्टी स्पेस क्या है बेटा? एम्प्टी स्पेस मीन्स नथिंग बट वैक्यूम, और यहाँ पे तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती, इट कैन नॉट ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल ओनली, तो स्पीड की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? Which one of the following is not an opaque object? इन दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं है, यानी कि लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करेगा? स्टोन, टेबल, वुडन लॉग और बटर पेपर? Again, very easy and very direct question. I've given you the examples of almost each and every type of object: opaque, translucent, transparent, right? Definitely it is butter paper. This is an example of a translucent object. ठीक है, बाकी सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे, वो बटर पेपर के थ्रू आप थोड़ी बहुत लाइट तो पास हो जाएगी, राइट? सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू एन एंड फॉर दिस चैप्टर लाइट एंड साउंड। अगेन आई रियली होप कि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ऑनेस्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जाम्स हैं, टेंशन नहीं लेनी है। अंडरस्टैंड, मेरे बोलने से शायद उतना फर्क ना पड़े, बट बिलीव मी, बिलीव माई वर्ड्स, स्कोर्स एक बार को कम आ भी जाएं, इफ यू आर लर्निंग प्रॉपरली एंड आर एबल टू अप्लाई एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग इन योर डेली लाइव्स, दैट इज योर सक्सेस, लेट मी टेल यू, राइट? सो प्लीज डोंट फियर द एग्जाम्स, प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, कंसिस्टेंटली रोज बैठो, चाहे 1 घंटे ही बैठो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, और डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। जस्ट कीप वॉचिंग दीज वीडियोज, वी विल कीप ब्रिंगिंग यू न्यू वीडियोज, राइट? सो आई रियली होप ये चैप्टर आपको हेल्प करे। सो फॉर टुडे दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपको एक दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगी ऑन अनदर डे। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स।